हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कंडक्ट कराए जा रहे मेंस टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन को डिस्कस करूंगा। यह बेसिकली जो टेस्ट है वह इंडियन पॉलिटी से संबंधित है और टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे टेस्ट के अंतर्गत यह दूसरा टेस्ट है। इसके पूर्व में पहला टेस्ट जो था वह भी इंडियन पॉलिटी से संबंधित था और उसका डिस्कशन यूट्यूब पर उपलब्ध करा दिया गया है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर वीडियो अवेलेबल है और पहले टेस्ट के डिस्कशन को आप लोग देखिए। यह दूसरा टेस्ट है, यह भी इंडियन पॉलिटी से संबंधित है। आइए सबसे पहले इसके प्रश्नों को देखते हैं, इसके बाद इसका हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करेंगे। देखिए, प्रश्न में बिल्कुल उसी प्रकार से प्रश्न को सेट किया गया है जिस प्रकार के बीपीएससी मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो है वह शॉर्ट नोट्स से संबंधित प्रश्न है। शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत कुल 38 नंबर के शॉर्ट नोट्स पूछे गए हैं। इसमें कुल 5 प्रश्न हैं। पहला शॉर्ट नोट्स है, राज्यपाल के पद संबंधी विवादों को देखते हुए क्या इसे समाप्त कर देना तार्किक कदम हो सकता है। यानी कि इसमें बताना है कि राज्यपाल के पद से संबंधित बहुत सारे मुद्दे जो है वह विद्यमान है, विवाद के मुद्दे विद्यमान है केंद्र और राज्य के मध्य। तो क्या विवाद के कारण राज्यपाल के पद को समाप्त कर दिया जाना तार्किक कदम होगा, इस पर चर्चा करनी है। अगला शॉर्ट नोट्स है, यह 8 नंबर का प्रश्न है। अगला है, वे कौन से संभावित कारक हैं जो समान नागरिक संहिता को अभिनियमित करने से रोकते हैं। अभिनियमित करने का मतलब होता है क्रियान्वित, यानी कि वे कौन से कारक हैं जो समान नागरिक संहिता को लागू करने से रोकते हैं, यानी कि समान नागरिक संहिता के पथ में कौन कौन सी बाधाएं हैं उस पर चर्चा करनी है। यह प्रश्न भी 8 नंबर का है। अगला प्रश्न है, क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत में एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था, चर्चा करिए। यह प्रश्न भी 8 नंबर का है। अगला है, न्यायपालिका भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में, यह 7 नंबर का प्रश्न है। और अगला शॉर्ट नोट्स, हाल के दिनों में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो केंद्र राज्य के मध्य तनाव का कारण बने हुए हैं, इसे बताना है। यह भी 7 नंबर का है। यानी कि 5 शॉर्ट नोट्स यहाँ पर पूछे गए हैं और 5 शॉर्ट नोट्स का अगर मिला दिया जाए तो बीपीएससी की भांति प्रश्न संख्या 1 5 शॉर्ट नोट्स को मिलाकर 38 अंक के प्रश्न टेस्ट में पूछे गए हैं। देखिए, इसके अलावा हम लोग डेली आंसर राइटिंग होती है तो वह अलग है और आंसर राइटिंग कार्यक्रम के अंतर्गत ही यह हम लोग टेस्ट कंडक्ट कराते हैं और उस सब की कॉपी चेक करने के बाद हम लोग इसका डिस्कशन यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल कराकर आंसर राइटिंग जो बैच है उसमें पीडीएफ उपलब्ध कराया जाता है। अब आइए लॉन्ग प्रश्न की ओर। तो लॉन्ग प्रश्न में अधिकांश प्रश्न प्रीवियस ईयर का रखा गया है। इसका वजह यह है कि चूंकि डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है अलग अलग टॉपिक पर, तो उसमें नए नए प्रश्न तो आपको डिस्कस कर दिया जाता है। नए नए प्रश्न के आंसर राइटिंग आपको डेली पेड आंसर राइटिंग बैच में करा दिया जाता है। तो प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि टेस्ट के माध्यम से पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर को कंप्लीट करा दिया जाए और डेली आंसर राइटिंग के माध्यम से न्यू प्रश्न को कंप्लीट करा दिया जाए, ताकि आपका प्रीवियस ईयर और न्यू करंट ओरिएंटेड प्रश्न दोनों सेक्शन आपका कंप्लीट हो सके। तो प्रीवियस ईयर का प्रश्न पहला है, यह 38 अंक का प्रश्न है। यह करके पूछा गया है, 2 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न देख लीजिए, फिर डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न है, भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियां विशाल तो है पर असीम नहीं है। इस कथन पर टिप्पणी करें और इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती है। इसके बाद या में प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी ना सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता है। इस पर मूल्यांकन करना है। यह 66वीं बीपीएससी का प्रश्न है पीवाईक्यू और यह 67वीं बीपीएससी का पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। अगला है लॉन्ग, यह भी 38 मार्क्स का है। 2 में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर देना था।
भारतीय शासन में न्यायिक सक्रियता एक नवीन अवधारणा है। विवेचना कीजिए तथा न्यायिक सक्रियता के पक्ष और विपक्ष में मुख्य तर्कों को प्रस्तुत करिए। या यह नया प्रश्न है। भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीकरण के पक्ष में हैं, जबकि क्षेत्रीय राजनीतिक दल राज्य स्वायत्तता के पक्ष में है। टिप्पणी करिए। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ भी नहीं है। यह यूपीएससी में अगर आप देखेंगे पीवाईक्यू के पन्ने को पलटकर तो वहां आपको मिलेगा कि यह प्रश्न पूछा गया है। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्नों का हम लोग यहां पर डिस्कशन देखते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर प्रश्न का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यूट्यूब चैनल पर आपको हमारे टेस्ट का डिस्कशन अवेलेबल कराया जा सके। ठीक है, आइए अब हम लोग शुरू करते हैं डिस्कशन। पहला शॉर्ट नोट्स है, राज्यपाल के पद संबंधित विवादों को देखते हुए क्या इसे समाप्त कर देना तार्किक कदम हो सकता है? टिप्पणी करें। ठीक है, तो देखिए अधिकांश जो उत्तर आए थे अभ्यर्थियों के वे क्या थे कि राज्यपाल के पद से संबंधित विवादों को यहाँ पर बिंदुवार बताया गया था, लेकिन नहीं, वैसे नहीं करना है। यहाँ पर राज्यपाल की भूमिका को आपको बताना है। भूमिका के जरिए यह स्पष्ट हो सकता है कि हाँ, राज्यपाल पद को लेकर विभिन्न प्रकार के विवाद तो विद्यमान हैं, लेकिन विवाद से कहीं अधिक भूमिका राज्यपाल की राज्य की शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है। इसीलिए राज्यपाल पद को समाप्त कर देना तार्किक कदम नहीं माना जाएगा। आइए डिस्कशन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल पद का उपबंध किया गया है। राज्यपाल पद से संबंधित हालिया विवाद को देखते हुए कुछ विशेषज्ञों के द्वारा इस पद को समाप्त कर देने की बात की गई है। अब हालिया विवाद कौन कौन से विवाद हैं? जैसे आर्टिकल 356 को लेकर विवाद विद्यमान होती है। इसके अलावा राज्य विधानमंडल के द्वारा जो विधेयक पारित किए जाते हैं तो उन विधेयकों की स्वीकृति से संबंधित भी यहाँ पर अड़चन देखने को मिलता है। राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार विपक्षी राज्य के दलों को अस्थिर करने का प्रयास करती है। वह भी महत्वपूर्ण मामला है कि राज्यपाल को लेकर जो विवाद की स्थिति है। तो इन विवाद की स्थिति को देखते हुए कुछ विशेषज्ञों के द्वारा इस पद को समाप्त करने की बात की गई है, पर राज्य में इस पद की भूमिका अत्यंत गौरवमयी एवं महत्वपूर्ण है। अब कौन कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका है इसे देखिए। पहला, केंद्र एवं राज्य के बीच कड़ी के रूप में। दूसरा, राज्य में संवैधानिक शासन व्यवस्था बनाए रखने में राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरा, संसदीय शासन व्यवस्था में राज्यपाल पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में देखेंगे कि केंद्र के स्तर पर जिस प्रकार राष्ट्रपति होते हैं उसी प्रकार से राज्य के अंतर्गत कौन होते हैं? राज्यपाल पद होता है। जिस प्रकार से केंद्र में प्राइम मिनिस्टर का पद होता है उसी प्रकार से राज्य में सीएम चीफ मिनिस्टर का पद होता है। तो राष्ट्रपति जिस प्रकार से केंद्र में संवैधानिक प्रमुख की भूमिका का निर्वहन करते हैं, राज्य में भी राज्यपाल जो होते हैं वह संवैधानिक प्रमुख के रूप में भूमिका निर्वहन करते हैं। और संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत इस पद की महत्वपूर्ण विशेषता और महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निर्वाचित सरकार को तानाशाह होने से रोकने में, अगर मान लेते हैं उदाहरण के लिए, अगर राज्य में कोई दल 2/3 या 3/4 बहुमत से सरकार बनाती है, एकदम एक छत्र उसका राज्य होता है। मान लेते हैं कि बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं। अगर कोई राजनीतिक दल 243 में से 225-30 सीटें जीत जाती है तो क्या हो गया कि वहां पर तानाशाही स्थापित होने का डर रहेगा एक दल का। ऐसी स्थिति में राज्यपाल उस पर कंट्रोल की भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो राज्यपाल पद का होना अत्यंत आवश्यक है। विभिन्न नियुक्तियों को संपन्न करने में आप सभी जानते हैं कि राज्यपाल के द्वारा राज्य में कई सारे नियुक्ति संबंधी कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो राज्यपाल पद का अपना महत्व है। केंद्रीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राष्ट्रपति शासन के समय इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा तो राज्य का शासन कौन देखेगा? राज्य की बागडोर किसके हाथ में होगी? तो उस स्थिति में राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा राज्य में केंद्रीय संपत्तियों की रक्षा करने में, राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए स्कीमों के इंप्लीमेंटेशन में, इन सभी में राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बताइए, इतनी सारी भूमिकाओं होने के बावजूद राज्यपाल पद को समाप्त कर देना क्या तार्किक कदम होगा? बिल्कुल नहीं। जो विवाद हैं उन विवाद को दूर किया जाना चाहिए। विवाद को दूर करने से संबंधित जो भी समितियों ने सिफारिशें प्रदान की है, चाहे वह सरकारी आयोग हो, राजमन्नाट समिति हो या फिर प्रशासनिक सुधार आयोग हो, जिन किसी समिति ने जो महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रदान की है उन सिफारिशों को इंप्लीमेंट किया
जाना चाहिए, राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए, पॉलिटिकल व्यक्ति को राज्यपाल पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिए। अगर इन सभी कार्यों को देखा जाए तो राज्यपाल पद में सुधार किया जा सकता है। निष्कर्षतः स्पष्ट है कि राज्य में राज्यपाल का पद अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, अतः इस पद को समाप्त करने के बजाय विभिन्न समिति की सिफारिशों को मानते हुए इसे और अधिक तार्किक, निष्पक्ष एवं युक्ति संगत बनाए जाने पर बल देना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका शॉर्ट नोट्स का आंसर हो गया। तो ऐसे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, ठीक है, एकदम इंट्रोडक्शन लिखना है, कंक्लूजन लिखिए और बीच में मेन बॉडी जो होता है उससे आप पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में आपके पास समय की कमी होती है और शब्द सीमा भी निर्धारित होते हैं। एक निश्चित शब्द के अंतर्गत आंसर लिखना होता है, तो ये ऐसे कार्य करना आपके लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण है। आइए दूसरे शॉर्ट नोट्स की ओर। दूसरा शॉर्ट नोट्स है, वे कौन से कारक हैं जो सामान्य नागरिक संहिता को अभिनियमित करने से रोकते हैं, यानी कि वे कौन से कारक हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने से रोकते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के रास्ते में कौन कौन से महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। तो आइए इंट्रोडक्शन देखते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता संबंधी प्रावधान किया गया है। वर्तमान समय में समान नागरिक संहिता राजनीतिक विमर्श का केंद्र बिंदु बना हुआ है। समान नागरिक संहिता को अभिनियमित करने से रोकने हेतु निम्नलिखित कारक जिम्मेवार हैं। पहला, संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 25 में क्या है, धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है और कहीं ना कहीं अगर यूसीसी को इंप्लीमेंट किया जाता है तो जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं, आर्टिकल 25 के तहत भी धर्म संबंधी आचरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, उस पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध आरोपित हो जाएगा। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय सहमति का अभाव। आप देखते हैं कि जब भी सामान्य नागरिक संहिता को लेकर मामला न्यूज में आता है, विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा तीखी टिप्पणी की जाती है, समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा तीखी टिप्पणी की जाती है और कहीं ना कहीं सामान्य नागरिक संहिता को लेकर अभी भी अल्पसंख्यक और आदिवासी समूह के जो लोग हैं वह संशय की दृष्टि से सामान्य नागरिक संहिता को देखते हैं और बहुसंख्यकों के द्वारा एक अपने ऊपर आधिपत्य स्थापित करने के एजेंडे के रूप में भी उनके द्वारा देखा जाता है। तो यूसीसी को लेकर राष्ट्रीय सहमति का भी अभाव देखने को मिलता है। अगला है राजनीतिक दलों के मत भिन्नता। विभिन्न राजनीतिक दल भारत में जानते हैं बहुदलीय शासन व्यवस्था विद्यमान है। बहुदलीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक ही मुद्दे पर अलग अलग दलों के अलग अलग विचार होते हैं। समान नागरिक संहिता को लेकर भी इसी प्रकार के विचार हमें देखने को मिलते हैं, जहां कुछ राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल और क्षेत्रीय राजनीतिक दल यूसीसी के समर्थन में हैं, वहीं कुछ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल यूसीसी को लेकर विरोध में हैं और कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो तटस्थ रुख जो है वह अपनाए हुए हैं। तो राजनीतिक दलों के मत भिन्नता भी एक बहुत बड़ा चुनौती है। अगला, अल्पसंख्यकों एवं आदिवासियों में असुरक्षा की भावना, अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है एसआर बोम्बई केस। एसआर बोम्बई केस 1994 ईस्वी में आया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान का एक मूलभूत ढांचा है और पंथ निरपेक्षता को समाप्त नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं एसआर बोम्बई केस भी इस दिशा में देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण बाधा है। हालांकि आपने देखा कि अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा उत्तराखंड की विधानसभा ने यूसीसी को पारित किया है और ऐसा करने वाला वह यूसीसी जो है वह देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, अगला पॉइंट है राजनीतिक उग्रता। आप सभी जानते हैं कि यूसीसी को लेकर एक विशेष धर्म विशेष के लोगों के द्वारा, एक राजनीतिक दल के लोगों के द्वारा एक उग्र रवैया अपनाया जा रहा है और इसी उग्र रवैये के कारण कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक और आदिवासी वर्ग में, नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे कि अधिकांश वहां की आबादी जो है वह आदिवासी है, तो वे सशंकित रहते हैं। और आपने गौर किया होगा अभी उत्तराखंड की विधानसभा ने यूसीसी को पारित किया है और उस यूसीसी के जो फॉर्मेट है, वहां की नियमावली बनी है, उसके अंतर्गत आदिवासियों को इससे बाहर रखा गया है। शायद यही कारण है क्योंकि आदिवासियों की संस्कृति को क्षय होने का खतरा विद्यमान है, इसलिए सरकार इसे जरूरी समझ रही है। तो राजनीतिक उग्रता एक महत्वपूर्ण कारण है। निष्कर्षता स्पष्ट है कि समान नागरिक संहिता को अभिनियमित करने में अनेक बाधाएं विद्यमान हैं। तो इस प्रकार से यह भी शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हुआ। अब आइए अगले शॉर्ट नोट्स की ओर। क्या भारत सरकार अधिनियम 1935
भारत में एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था। चर्चा करें तो इससे पूर्व हमने जो भी डेली आंसर राइटिंग जो कराया जा रहा है, तो डेली आंसर राइटिंग के तहत डे 7 के तहत भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो मॉडल आंसर दिया गया है, उसी मॉडल आंसर को आपको यहाँ पर यूज करना है, क्योंकि 1935 का अधिनियम जब आप देखेंगे तो 1935 का अधिनियम ही अपने आप में एक परिसंघीय व्यवस्था की रूपरेखा को निर्धारित करता है। तो अगर उसके प्रावधान को लिख देते हैं तो वही आंसर का आपका फॉर्मेटिंग होगा। तो डे 7 के तहत शॉर्ट नोट्स जो आपको आंसर राइटिंग के तहत दिया गया था डेली आंसर राइटिंग बैच में, तो उस मॉडल आंसर को आप लोग यहां पर यूज करेंगे। तो यह भी मॉडल आंसर कंप्लीट हुआ। अगले प्रश्न की ओर आइए। चौथा शॉर्ट नोट्स है, न्यायपालिका भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में। आप सभी जानते हैं कि भारत में संविधान जो है वह सर्वोच्च होती है और संविधान की रक्षा का दायित्व जो है वह न्यायपालिका को सौंपा गया है। संविधान की व्याख्या करने का दायित्व जो है, व्याख्या करने का दायित्व भी न्यायपालिका को सौंपा गया है और न्यायपालिका के द्वारा समय समय पर विभिन्न वाद विवादों के माध्यम से संविधान की व्याख्या करने का कार्य संपन्न किया गया है। तो आइए शॉर्ट नोट्स देखते हैं। भारतीय संविधान में संरक्षण का उत्तरदायित्व न्यायपालिका को सौंपा गया। भारतीय संविधान के संरक्षण होगा, यहाँ पे इसको के कर लीजिएगा, ठीक है। न्यायपालिका को सौंपा गया है, यह अपने विभिन्न माध्यमों से संविधान संरक्षण की भूमिका का निर्वहन करता है। जैसे केशवानंद भारती वाद 1923, इसके पूर्व क्या था कि संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को प्रदान किया गया था, लेकिन न्यायपालिका ने संविधान के संरक्षण के दृष्टिकोण से केशवानंद भारती मामले 1923 ईस्वी में निर्णय दिया और कहा कि संसद बेशक संविधान में संशोधन कर सकती है, पर ऐसा कोई भी संशोधन नहीं करेगी जिससे संविधान के मूलभूत ढांचे में उल्लंघन हो और संविधान का मूलभूत ढांचा प्रभावित हो। तो यह कहीं ना कहीं संविधान की जो मूल आदर्श हैं, संविधान की विशेषता है, उसको संजोए रखने की दिशा में सर्वोच्च न्यायपालिका की महत्वपूर्ण प्रयास है। तो यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट है न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत। आप सभी जानते हैं कि न्यायपालिका के द्वारा अगर विधायिका और कार्यपालिका निर्णय लेने में अक्षम होती है, देर करती है, तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक सक्रियता का रुख अपनाती है और न्यायिक सक्रियता के भी माध्यम से न्यायपालिका के द्वारा संविधान की रक्षा जो है वह सुनिश्चित हुई है। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, अगर सरकार के द्वारा कोई ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो संविधान के मूलभूत ढांचे को उल्लंघन करते हैं या संविधान के जो आधारभूत आदर्श हैं उसका उल्लंघन करते हैं, तो न्यायपालिका के द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से उसको रद्द किया जा सकता है। तो यह संविधान संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जनहित याचिका PIL हो गया। इसके बाद रीट जारी करने का अधिकार, अगर सरकार के द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो न्यायपालिका के द्वारा आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी किया जाएगा और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी इस संदर्भ में रीट जारी कर सकती है। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसका आधार पे कहा जा सकता है कि न्यायपालिका भारतीय संविधान के संरक्षण का दायित्व का निर्वहन कर रही है। इसको आप लोग एग्जामिनेशन में कम से कम 2-2 3-3 सेंटेंस में आप लोग इसे पिरोकर लिखेंगे और महत्वपूर्ण पॉइंट को आप लोग अंडरलाइन करते चलेंगे ताकि वह हाईलाइट होता रहे, ठीक है। आइए इसका कंक्लूजन देखते हैं। निष्कर्षता स्पष्ट है कि न्यायपालिका भारतीय संविधान के संरक्षक की भूमिका का निर्वहन करती है। बस सिंपल एक सेंटेंस में आपको इंट्रोडक्शन और एक सेंटेंस में आपको कंक्लूजन लिखना है। शॉर्ट नोट्स में आपको 4 से 5 मिनट का समय मिलता है और 4 से 5 मिनट के समय में अगर आप 3 सेंटेंस और 4 सेंटेंस का आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो आपका समय इंट्रोडक्शन लिखने में ही चला जाएगा। तो मुश्किल से 1 से 2 वाक्य में आप इंट्रोडक्शन लिखिए, 1 से 2 सेंटेंस में आप कंक्लूजन लिखे, बाकी मेन बॉडी का जो पार्ट होता है उसको आप लोग विस्तार देने में समय लगाएं। अगला प्रश्न है, हाल के दिनों में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो केंद्र राज्य के मध्य तनाव का कारण बने हुए हैं। यह बहुत आसान प्रश्न था कि केंद्र राज्य विवाद के मुद्दे को यहां पर बताना है, ठीक है। तो भारत एक सहकारी संघवाद वाला राज्य है जिनमें अनुसूची 7 के अंतर्गत केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। जैसे राज्य सूची का निर्धारण किया गया है, संघ सूची है और कौन सा बचा, समवर्ती सूची। इन 3 सूचियों के माध्यम से इसके कार्यों का निर्धारण किया गया है। अब आइए विवाद के मुद्दे कौन कौन से हैं, केंद्र और राज्य के मध्य विवाद के मुद्दे जो कि प्रश्न में पूछा गया है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण राज्यपाल पद को लेकर विवाद होती है, आप सभी जानते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है नहीं। अगला आर्टिकल 356 का दुरुपयोग, आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा आर्टिकल 356 का प्रयोग विपक्षी दलों वाली शासित राज्यों को अस्थिर करने में एक टूल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसको लेकर भी केंद्र और राज्य के बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं।
केंद्रीय पुलिस बलों की तैनाती, यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। केंद्र राज्य विवाद को लेकर राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर अड़ंगा लगाना, और इसके एग्जाम्पल के रूप में आप पंजाब विधानसभा का उदाहरण लीजिए और सबसे महत्वपूर्ण तमिलनाडु राज्य विधानसभा का एग्जाम्पल लीजिए, जहां पर कितने लंबे समय से कानून को पारित किया गया लेकिन राज्यपाल के द्वारा पेंडिंग रखा गया। सर्वोच्च न्यायालय फिर यह मामला गया और सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में भी तीखी टिप्पणी की है राज्यपाल को लेकर। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि कितना बड़ा यह विवाद का इशू बना हुआ है। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, ईडी, सीबीआई, आईटी के माध्यम से अक्सर केंद्र सरकार के द्वारा राज्य जो विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य है वहां पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की घटनाएं सामने आती रही है। फंड वितरण को लेकर तनाव होता है। अक्सर आप देखेंगे कि जो भी विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य है वे आरोप लगाते रहते हैं कि केंद्र सरकार फंड एलोकेशन को लेकर वित्तीय आवंटन में भेदभाव रवैया अपना रही है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर असहमति, अभी हमने देखा कि तमिलनाडु राज्य ने इस संदर्भ में कानून भी पारित किया है। तो कई सारे ऐसे बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, ये सारे जो राज्य हैं एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर विरोध में हैं। जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर 3-4 सालों से विवाद चला आ रहा है। इसके अलावा आप रिसेंट एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो आप एग्जाम्पल के रूप में कर्नाटक को शामिल करिए। अभी आपने न्यूज में देखा होगा कि कर्नाटक की पूरी कैबिनेट के द्वारा नई दिल्ली में जाकर धरना दिया गया। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार जो है वह वित्तीय आवंटन नहीं हमें प्रोवाइड कर रही है, वित्तीय फंड हमें प्रोवाइड नहीं करा रही है। तो इस प्रकार से इतना ही नहीं, कर्नाटक के अलावा आप केरल में भी देखेंगे तो केरल सरकार के द्वारा भी इसी तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ फंड देने में भेदभाव किया जा रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल के रूप में आप लोग आंसर में शामिल करें। जितना नवीनतम एग्जाम्पल उदाहरण आप आंसर में पेश करेंगे आपकी अंक की प्रस्तुति भी उतनी बेहतर होगी। तो यह यहां पर शॉर्ट नोट समाप्त होता है। निष्कर्षतः स्पष्ट है कि केंद्र राज्य के मध्य विवाद के अनेक मुद्दे विद्यमान हैं। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स यहां पर 5 शॉर्ट नोट्स था, 38 मार्क्स का वह शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हुआ। आइए पहले प्रश्न की ओर। भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियां विशाल तो है पर असीम नहीं। प्रश्न का पहला सेक्शन में बताना है कि भारतीय संसद जो है उसे अनेक शक्तियां, विशाल शक्तियां प्रदान की गई है पर वह शक्तियां असीम नहीं है। यानी कि सबसे पहले आपको शक्ति को बताना होगा कि आखिर कौन कौन सी शक्तियां इसे प्रदान की गई है। फिर आपको बताना होगा कि ये शक्तियां असीम नहीं है, यानी कि इन शक्तियों पर कौन कौन से अंकुश लगाए गए हैं, कौन कौन से चाबुक उस पर लगाए गए हैं। इस कथन पर टिप्पणी करना है। फिर बताना है कि भारतीय संसद और ब्रिटिश संसद में तुलना क्यों नहीं की जा सकती, यानी दोनों में भिन्नताएं क्या क्या है। तो आप लोग गौर से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और 67वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आइए इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। प्रश्न उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है जिसके तहत संसद सर्वोच्च विधि निर्मात्री निकाय के रूप में कार्य करती है। हालांकि संसदीय संप्रभुता के संदर्भ में भारत की संसद की तुलना ब्रिटिश संसद से नहीं की जा सकती। दोनों में देखेंगे कि कई सारी असमानताएं विद्यमान है। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 123 तक में संसद का वर्णन किया गया है। संसद को संविधान के द्वारा निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गई है। अभी हमने बताया ना कि सबसे पहले शक्तियों को बताएंगे, फिर तभी स्पष्ट हो पाएगा कि संसद को असीम शक्तियां प्रदान की गई है। फिर बताएंगे कि ये शक्तियां जो हैं वह असीम नहीं है, उस पर कौन कौन से चाबुक भी डाले गए हैं, इसे भी बताएंगे। तो देखिए कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई है। उनमें सबसे पहला विधायी शक्ति। संसद अपनी सीमा के अंतर्गत किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है और केंद्र राज्य के बीच विवाद न हो इसके लिए सभी विषयों को 3 सूची में डिवाइड किया गया है। केंद्र संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर संसद तो कानून बनाती ही है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बनाएगी। जैसे आर्टिकल 249, 250, 252, 253 और यहां तक कि आर्टिकल 254 के तहत अगर समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र राज्य दोनों कानून बनाते हैं और एक ही विषय पर दोनों कानून बनाएंगे और कंट्राडिक्शन की स्थिति होगी तो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून वैलिड होगा। इसके अलावा आर्टिकल 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियों पर भी कानून बनाने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? संसद को। तो इन सभी को आप लोग जिक्र करेंगे। यहां पर मैं संक्षिप्त में केवल पॉइंट लिख दिया हूं। लेक्चर सुनकर आप अपने नोट्स में तुरंत लिखते चले। ठीक है, आप सुनते जाएं और लिखते जाएं, कलम चलाते जाएं। ठीक है, तब जाकर आपका नोट्स बेहतर प्रिपेयर हो पाएगा। अगला है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति में बजट को पारित करना, यह किसका दायित्व है?
सदन का, संसद का। इसके बाद संचित निधि से अगर पैसे की आवश्यकता होगी, किन्हीं को वेतन देना है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश जो है, इन सब का वेतन भत्ता कहाँ से चलता है? संचित निधि से। देश का खर्च अगर कैबिनेट को आवश्यकता पड़े धन की तो किसकी परमिशन लेगा? संसद की। संचित निधि से पैसा निकालेगा, तो वह भी संसद का महत्वपूर्ण काम है। इसके अलावा धन विधेयक पारित करना भी संसद का महत्वपूर्ण काम है। यानी कि वित्त से संबंधित सारे पॉइंट यहां पर आपको मेंशन कर देना है। अगला है निर्वाचन संबंधी शक्तियां। तो संसद के द्वारा आप देखेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कई सारे पदों पर नियुक्त निर्वाचन संबंधी कार्य किए जाते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसको हटाने की भी प्रक्रिया संसद के द्वारा संपन्न की जाती है। इसके अलावा संसद वाद विवाद का मंच है। विभिन्न राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, उस पर संसद के सदस्यों के द्वारा वाद विवाद किए जाते हैं। प्रश्न आवर में सवाल को उठाए जाते हैं, विभिन्न मंत्रियों के द्वारा, संबंधित मंत्रियों के द्वारा उस पर जवाब दिया जाता है और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में देश की एकीकरण का प्रतिनिधित्व करते हुए, राष्ट्रीय एकीकरण का प्रतिनिधित्व करते हुए संसद वाद विवाद की प्रक्रिया को संपन्न करता है। तो ये सारे शक्तियां जो हैं संसद को प्रदान किए गए हैं संविधान के अनुसार, ठीक है। लेकिन ये शक्तियां जो है प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि शक्तियां उसे प्रदान तो की गई, लेकिन ये शक्तियां असीम नहीं है, इस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश डाला गया है। तो अब देखते हैं कि इस पर कौन कौन से अंकुश डाले गए हैं। स्पष्ट है कि भारत में संसद सर्वोच्च विधि निर्मात्री निकाय है। हालांकि इन पर भी कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे केशवानंद भारती मामला। अब केशवानंद भारती मामले में क्या है? स्पष्ट रूप में कहा गया है कि संसद संविधान में संशोधन करे, लेकिन वह मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। यानी कि क्या हुआ? संसद मनमाने तरीके से संशोधन नहीं कर सकती। अगर मनमाने तरीके से संशोधन करती है तो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास पहले से विद्यमान है, तो इसका यूज करेगी। तो कहीं ना कहीं संसद के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला, लिखित संविधान। संसद संविधान में संशोधन करेगी, लेकिन लिखित संविधान की जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकती। लिखित संविधान के मर्यादा के अंतर्गत ही संसद कोई काम कर सकती है और संविधान में जो भी प्रावधान मेंशन किए गए हैं उन सभी मानदंडों के अनुसार, उन सभी प्रावधानों के अनुसार संसद को एक्ट करना पड़ेगा। अगला, न्यायिक पुनर्विलोकन। इसे बताने की आवश्यकता नहीं। न्यायिक सक्रियता और फिर है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में भी देखेंगे कि अगर मौलिक अधिकार में भी संशोधन करने का प्रयास करती है, मौलिक अधिकार का हनन करती है संसद, न्यायपालिका, संसद के द्वारा, विधायिका, कार्यपालिका के द्वारा, तो न्यायपालिका रीट के माध्यम से इस पर अंकुश डालने का कार्य करती है, ठीक है। तो प्रश्न का पहला सेक्शन हमने संसद की शक्तियों को देखा और कौन कौन से इस पर प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं उसे देखा। प्रश्न का अंतिम सेक्शन कंपैरिजन को लेकर है कि भारतीय संसद और ब्रिटिश संसद के बीच कंपेयर नहीं किया जा सकता। कैसे? पहला पॉइंट है अलिखित संविधान वर्सेस लिखित संविधान। भारत में तो आप जानते हैं कि लिखित संविधान है और संविधान की मर्यादा के अनुसार संसद को कार्य करना पड़ता है, लेकिन ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है। वहां का संविधान अलिखित है, जो पुराने ट्रेडिशन, परंपरा चले आ रहे हैं, उसी परंपरा के अनुसार ब्रिटेन की जो संसद होती है वह कानून का निर्माण का कार्य करती है। अगला, न्यायिक समीक्षा। भारत में लिखित संविधान भी है और न्यायिक समीक्षा का भी अधिकार प्रदान किया गया है। यानी कि एक तो संविधान लिखित है और दूसरा संसद के ऊपर एक और अंकुश डाला गया। कैसे? न्यायिक समीक्षा के माध्यम से। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा कुछ भी नहीं है न्यायिक समीक्षा। संसद सर्वोपरि है। संसद जो कुछ भी कह देती है, संसद जो कुछ भी कानून बना लेती है वही वैलिड होता है, ठीक है। तो न्यायिक समीक्षा भारत में प्रदान की गई, लेकिन वहां पर नहीं। संसदीय संप्रभुता वर्सेस संसदीय सर्वोच्चता, यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता का कॉन्सेप्ट लाया गया, यानी कि संसद ही वहां पर संप्रभु है, संसद ही सर्वोपरि है। लेकिन भारत में संसद संप्रभु नहीं है, यहां संविधान सर्वोच्च है और संविधान की सर्वोच्चता को ध्यान में रखते हुए संसद संविधान के मानदंडों के अनुसार कानून बनाएगी। यानी कि संवैधानिक सर्वोच्चता भारत में देखने को मिलती है और ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता का कॉन्सेप्ट विद्यमान है। इसके अलावा संसदीय संरचना को लेकर भी ब्रिटेन और भारत में अंतर देखने को मिलते हैं। भारत में अगर आप देखेंगे कि लोकसभा के सदस्य क्या होते हैं, जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। और ब्रिटेन में अगर आप देखेंगे कि निम्न सदन जो होता है, ब्रिटेन में निम्न सदन में दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक जो वंशानुगत के आधार पर चुने जाते हैं और दूसरा मनोनीत होते हैं सदस्य। कुछ निर्वाचित भी होते हैं, लेकिन ये जो है खासियत वो भारत की संसदीय संरचना, ब्रिटेन की संसदीय संरचना दोनों में अंतर स्पष्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा ब्रिटेन में प्रतिबद्ध नौकरशाही की व्यवस्था, यानी कि जो
ब्यूरोक्रेसी वहाँ की है, पूरी की पूरी सिस्टम जो है वह संसद के प्रति लॉयल होती है। ठीक है, तो प्रतिबद्ध व्यवस्था वहाँ पर देखने को मिलती है। अब निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे कि निष्कर्षता स्पष्ट है कि भारत में संसदीय संप्रभुता विद्यमान न होकर संवैधानिक सर्वोच्चता का सिद्धांत देखने को मिलता है, और इसीलिए भारतीय संसद की तुलना ब्रिटिश संसद से या ब्रिटिश समकक्ष से नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर जो है आपका समाप्त हो जाता है। उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अगला आइए, इसका या करके प्रश्न पूछा गया है। यह 66वीं बीपीएससी का प्रश्न है, इसे भी हम लोग फॉर्मेटिंग के रूप में देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी ना सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता है। इसका मूल्यांकन करें। यानी कि भारत के राष्ट्रपति के पास शक्तियां तो प्रदान की गई है, वह राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते उसके पास सारे प्राधिकार हैं, किंतु यदि मंत्रिमंडल मनमाने तरीके से कार्य करने पर उतारू हो जाए तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में कुछ भी नहीं कर सकता। यह प्रश्न का संदर्भ है और इसी संदर्भ को आपको डिटेल करना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद राष्ट्रपति की शक्तियों को बताएंगे। राष्ट्रपति की शक्तियों के बाद यह बताएंगे कि किस प्रकार से राष्ट्रपति शक्तियों का प्रयोग स्वयं न करके मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करता है, कुछ संवैधानिक प्रावधान है उससे चर्चा करेंगे, और फिर बताएंगे मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर कार्य तो करता है, मंत्रिमंडल की सलाह से कार्य तो करता है, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे मौके आते हैं जहां पर राष्ट्रपति इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करता है, जहां पर मंत्रिमंडल को भी बॉयकॉट कर सकता है, उसको तिरस्कार कर सकता है। उसे हम लोग विभिन्न पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में भारत में राष्ट्रपति पद का उपबंध किया गया है। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। यह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। अब राष्ट्रपति के कौन कौन से कार्य अधिकार हैं उसे देखिए। कार्यपालिका संबंधी अधिकार, विभिन्न पदों पर नियुक्ति के संदर्भ में देखेंगे कि कार्यपालिका संबंधी अधिकार है वह प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, सर्वोच्च इसके अलावा यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्य, इन सभी की नियुक्ति जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सूचना आयुक्त, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से किए जाते हैं। अगला विधायी अधिकार, संसद के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उसको अंतिम स्वीकृति देने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा संपन्न किया जाता है। वित्त संबंधी अधिकार, बजट को सदन के पटल पर रखवाने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, धन विधेयक पारित करने से पूर्व राष्ट्रपति को की स्वीकृति होना आवश्यक है, तो ये सारे राष्ट्रपति के वित्तीय अधिकार हैं। क्षमादान संबंधी शक्तियां, आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को 5 प्रकार के क्षमादान की शक्तियां प्रदान की गई है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार, आर्टिकल 123 के तहत इस अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है कि अगर सदन का कोई सत्र नहीं चल रहा हो, कोई एक सत्र नहीं चल रहा हो, और मतलब कि राज्यसभा लोकसभा कोई भी एक सत्र नहीं चल रहा हो, और ऐसी स्थिति में कानून बनाना अति आवश्यक हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं आर्टिकल 123 के तहत। तो ये सारे अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान किए गए हैं। लेकिन संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जहां से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग इंडिपेंडेंट होकर नहीं करता है। इसके लिए आप आर्टिकल 53 का जिक्र कर सकते हैं। आर्टिकल 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। आर्टिकल 24, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। देखिए स्पष्ट है, 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, यानी कि राष्ट्रपति अपने मन से कोई कार्य नहीं करता है। ठीक है, और इस मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आर्टिकल 25, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है, तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार की शक्तियां तो प्रदान की गई है, पर इन शक्तियों का प्रयोग वह इंडिपेंडेंट होकर नहीं करता, बल्कि वह मंत्रिपरिषद की सिफारिश से कार्य को करता है। स्पष्ट है कि राष्ट्रपति के पास प्राधिकार तो विद्यमान है, परंतु वह इसका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। हालांकि राष्ट्रपति का पद रबर स्टैंप की भांति नहीं है। जैसे अब आइए, राष्ट्रपति कौन कौन से
पक्ष में कौन कौन से केस में राष्ट्रपति इंडिपेंडेंट होकर कार्य करते हैं और राष्ट्रपति को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान है। जैसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, यह 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य तो है, लेकिन एक बार उसे मंत्रिपरिषद को वापस भेज सकती है। और अगर राष्ट्रपति एक बार किसी प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद को वापस भेजेगी तो मंत्रिपरिषद जो है और दोबारा अगर मंत्रिपरिषद भेज देती है तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। लेकिन कहीं ना कहीं मंत्रिपरिषद पर नैतिक दबाव उत्पन्न हो जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा इसको अस्वीकार करके वापस हमें सहमति के लिए भेजा गया, तो इस पर नैतिक दबाव उत्पन्न हो जाता है। तो इस संदर्भ में देखेंगे कि राष्ट्रपति को एक विशेष शक्ति प्रदान की गई है। इसके अलावा राष्ट्रपति को स्वविवेकी शक्तियां प्रदान की गई है। अगर हंग पार्लियामेंट की स्थिति आए, त्रिशंकु सदन की स्थिति आए, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि राष्ट्रपति जो है उसका रोल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जेबी वीटो का अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है और राष्ट्रपति का व्यक्तित्व भी जो होता है वह भी राष्ट्रपति को अपने पद के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर कोई सख्त मिजाज का व्यक्ति राष्ट्रपति पद को धारण करता है, प्रणब मुखर्जी जैसे व्यक्ति, तो राष्ट्रपति पद की गरिमा काफी बढ़ जाती है और मंत्रिपरिषद भी उस स्थिति में मनमाने तरीके से कार्य नहीं कर सकता, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। निष्कर्षतः स्पष्ट है कि राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के बुजुर्ग की भांति संवैधानिक प्रमुख के रूप में अवश्य है, पर वह इसका प्रयोग अपनी विभिन्न शक्तियों के माध्यम से देश व संविधान की रक्षा के लिए करता है। राष्ट्रपति पद की भूमिका उस पद को धारण करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का मॉडल आंसर भी फिनिश हुआ। अब आइए प्रश्न संख्या 3। आप लोग सभी प्रश्नों को नोट करते जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, पहले टेस्ट को मैं पहले डिस्कस कर दिया हूं, ये दूसरे टेस्ट का सॉल्यूशन चल रहा है। अब अगला टेस्ट साइंस एंड टेक का होगा। ठीक है, भारतीय शासन में न्यायिक सक्रियता एक नवीन अवधारणा है, विवेचना करिए और न्यायिक सक्रियता के पक्ष व विपक्ष में दिए गए मुख्य तर्कों को स्पष्ट करिए। ठीक है, क्या बताना है कि न्यायिक सक्रियता एक नवीन अवधारणा है, कैसे, न्यायिक सक्रियता की परिभाषा बताइए, इसके उद्भव को बताइए, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क को बताइए। बस इतना ही सिंपल प्रश्न है। आइए इंट्रोडक्शन देखिए। न्यायिक सक्रियता शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक नवीन अवधारणा है। प्रारंभ में अमेरिकी संविधान के द्वारा न्यायिक सक्रियता को अपनाया गया था, लेकिन बाद में अन्य लोकतांत्रिक देशों ने भी इसे अपनाया है। भारत में न्यायिक सक्रियता का उद्भव 1990 के दशक में हुआ है। यद्यपि भारतीय संविधान में न्यायिक सक्रियता शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, पर न्यायपालिका ने समय समय पर दिए गए विभिन्न न्यायिक निर्णयों के माध्यम से न्यायिक सक्रियता को ईजाद किया है। यानी कि न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका की देन है, न कि संविधान की देन है, यह स्पष्ट होता है। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज करें आप लोग। पैराग्राफ चेंज करने के बाद आप लोग न्यायिक सक्रियता की परिभाषा को लिखेंगे। अब न्यायिक सक्रियता की क्या परिभाषा लिखेंगे मैं बता दे रहा हूं। न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या होता है? न्यायिक यानी कि न्यायपालिका, सक्रियता का यानी कि सक्रिय होना। यानी कि न्यायिक सक्रियता का क्या मतलब हो गया? न्यायपालिका का सक्रिय होना न्यायिक सक्रियता कहलाता है। अब कब न्यायपालिका सक्रिय होगी? तो यहां पर आप लिखिए, पहला सेंटेंस में आप लिखिए कि न्यायपालिका का सक्रिय होना न्यायिक सक्रियता कहलाता है जब विधायिका और कार्यपालिका अपने कार्यों को अच्छे तरीके से कार्य करने में सक्षम ना हो। तो ऐसी स्थिति में जनहित के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए, संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण के लिए न्यायपालिका को अग्रिम भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है। न्यायपालिका को सक्रिय होकर अपनी रोल को निभाना पड़ता है, वही न्यायिक सक्रियता कहलाता है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके आप इसके उद्भव को बताएंगे कि किस प्रकार से न्यायिक सक्रियता का उद्भव हुआ। 1990, 80, 90 का जो दौर होता है उससे आप बताइए। 1980-90 के दशक में भारत में राजनीतिक अस्थिरता विद्यमान थी। एक ही 5 वर्ष के अंतर्गत कई सारे मुख्यमंत्री एक साल, 2 साल के अंतराल पर बदल रहे थे। ऐसी स्थिति में सारे राजनीतिक दलों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ सरकार गठन को लेकर था। जनहित के मुद्दे पूरी तरीके से गौण हो गए थे। ऐसी स्थिति में जनता के मुद्दों पर अग्रिम भूमिका निभाने के लिए न्यायपालिका सक्रिय हुई और एक वाद इससे संबंधित है, पीपल डेमोक्रेटिक राइट एसोसिएशन ऑफ इंडिया से संबंधित वाद जो है, जिसके माध्यम से न्यायिक सक्रियता का इजाद हुआ है। तो इन सभी की आप लोग यहाँ पर चर्चा करें। ठीक है, अब इसके पक्ष में तर्क देखते हैं। तो पक्ष में कई सारे तर्क हैं। मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण से रक्षा, सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना, लोकतांत्रिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग, सरकार की तानाशाही से रक्षा, विधि निर्माण में विधायिका को सहयोग और नीति क्रियान्वयन में कार्यपालिका को सहयोग। ये सारे जो हैं न्यायिक सक्रियता के पक्ष में पॉइंट दिए जा सकते हैं। अगर विपक्ष में पॉइंट देखा जाए तो
लोकतांत्रिक मूल्यों का अतिक्रमण। अब क्यों है भाई लोकतांत्रिक मूल्यों का अतिक्रमण न्यायिक सक्रियता? तो जैसे लोकतंत्र में क्या है, विधायिका का काम क्या है, कानून नीति निर्माण, कानून निर्माण करना विधायिका का काम है। कार्यपालिका का क्या काम है, इसे लागू करना। और न्यायपालिका का काम है इसकी व्याख्या करे या फिर जो उल्लंघन करे उसे दंड दे। अब अगर न्यायपालिका विधायिका का काम करने लगेगा, कानून बनाने के लिए विधायिका को निर्देश देगा, तो फिर न्यायपालिका का काम कौन करेगा? तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों का अतिक्रमण है कि न्यायपालिका के द्वारा अपनी सीमा से बाहर निकलकर विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप किया जाता है। कार्यपालिका को आदेश दिया जाता है कि आप ये काम करिए, इस पर कानून बनाइए, विधायिका को आदेश दिए जाते हैं। तो ये सारे जो है कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन करते हैं। दूसरा, न्यायिक तानाशाही की स्थापना। अगर विधायिका और कार्यपालिका के कार्य में भी न्यायपालिका हस्तक्षेप करने लगेगा और न्यायपालिका खुद का भी तो कार्य कर ही रहा है, तो ऐसी स्थिति में न्यायिक तानाशाही स्थापित होने का डर है। न्यायालय के कार्यभार में वृद्धि। अगर न्यायपालिका अपने कार्य को न करके सिर्फ दूसरे के कार्य पर ध्यान देगी, तो फिर जो न्यायिक जो कार्यभार है उसमें वृद्धि होगा। अभी जानते हैं कि 3-3.5 करोड़ केसेस पूरे भारतवर्ष में पेंडिंग केस हैं, और अगर सरकार न्यायपालिका का ध्यान इन पेंडिंग केसों को निपटाने पर होना चाहिए, न कि दूसरे के विधायक और कार्यपालिका के घर को झांकने में होना चाहिए। ऐसे भी कहा जाता है कि दूसरे के घर में ताक झांक नहीं करनी चाहिए, और न्यायपालिका जो है उसे अपने दायित्व का अच्छे तरीके से निभाना चाहिए। पहले जो उसके पास पेंडिंग केस है उसको निपटाए, फिर जाकर जनहित के मुद्दों पर विधायक और कार्यपालिका को सलाह दे। तो यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला है विधायिक कामों में अड़चन का उत्पन्न होना। आप सभी जानते हैं कि अगर न्यायपालिका के द्वारा विधायिका को निर्देश दिए जाएंगे तो स्वाभाविक है कि विधायिका के जो सदस्य होंगे और न्यायपालिका जो होगी उसके भी टकराव उत्पन्न होगा। सरकार न्यायपालिका के भी टकराव हो गया। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का विरोधी, यानी कि जो शक्तियां विभाजित की गई है विधायिका का, कार्यपालिका का और न्यायपालिका का, उसका यह विरोधी है। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका का काम सिर्फ संविधान की व्याख्या करना और कानून उल्लंघन करने पर दंडित देना है, न कि कानून बनाने का कार्य विधायिका को सौंपा जा चुका है। लेकिन न्यायिक सक्रियता में वह विधायिका को आदेश देते हैं कि आप इस पे कानून बनाइए, कार्यपालिका को आदेश देते हैं कि आप कचरा को हटाइए, जल्दी से जल्दी आप सफाई व्यवस्था करिए, घाटों की सफाई करिए, छठ के समय लैंड ऑर्डर को बनाए रखिए, जबकि कार्यपालिका का काम होता है। तो इस प्रकार से हस्तक्षेप किया जा रहा है, तो शक्ति पृथक्करण का विरोधी है। बस इतना ही लिखना था इसमें। पक्ष, विपक्ष, उद्भव, परिभाषा, इंट्रोडक्शन और लास्ट में कंक्लूजन। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि भारतीय लोकतंत्र पर न्यायिक सक्रियता के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखने को मिलते हैं। हालांकि भारतीय लोकतंत्र के आधारभूत उद्देश्यों की प्राप्ति में न्यायिक सक्रियता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस प्रकार से यहां पर कंक्लूजन समाप्त हुआ। अब आइए इसका या करके जो प्रश्न है उस पर आते हैं, और आज का यह लास्ट प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीकरण के पक्ष में हैं, जबकि क्षेत्रीय राजनीतिक दल राज्य स्वायत्तता के पक्ष में टिप्पणी करें। यह यूपीएससी का PYQ में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीकरण के पक्ष में है और क्षेत्रीय राजनीतिक दल राज्य स्वायत्तता के पक्ष में, इस पर टिप्पणी करना है। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखिए। इंट्रोडक्शन में आप केंद्रीकरण को परिभाषित करिए और जो भी राज्य स्वायत्तता होती है इसे परिभाषित करिए। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में आप लिखिए कि केंद्रीकरण का मतलब होता है कानून बनाने की शक्तियों का, निर्णय लेने की शक्तियों का एक जगह पर समेकन, जबकि राज्य स्वायत्तता का अर्थ होता है कि क्षेत्रीय हितों के आधार पर राज्यों को, राज्य सरकारों को, स्थानीय लोगों को स्थानीय मुद्दों पर उन्हें स्वायत्तता प्रदान की जाए, निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए और राज्य इंडिपेंडेंट होकर अपने निर्णय को ले सके। तो राज्य स्वायत्तता और केंद्रीकरण का डिफिनीशन हमने बता दिया। आप लोग इसी डिफिनीशन का यूज आप लोग अपने आंसर राइटिंग में कर लें। अब आते हैं पैराग्राफ चेंज करके, राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीकरण के पक्ष में क्यों होते हैं। पहला पॉइंट, इसका भी हमने 5 पॉइंट लिखने का प्रयास किया। हमने कई बार आपको बताया है कि कोई भी प्रश्न आए और अगर पॉइंट वाइज लिखना हो तो आप 5 पॉइंट में आंसर को लिखें। कम से कम 5 पॉइंट बनाएं, अधिक से अधिक जितना पॉइंट आप बना सकते हैं, लेकिन मिनिमम पॉइंट कितने होने चाहिए? 5। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीकरण के पक्ष में क्यों है? पहला, राजनीतिक दलों के लक्ष्यों और उद्देश्यों में एकरूपता प्राप्त करने के लिए। दूसरा, पार्टी कैडर के सदस्यों पर बेहतर नियंत्रण हेतु। तीसरा, राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में एकरूपता हेतु। चौथा, चुनाव जीतने की संभावनाओं को बेहतर करने हेतु। पांचवा, जनता से बेहतर समन्वय के लिए। क्योंकि राष्ट्रीय राजनीतिक दल देखते हैं कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो होते हैं वे केंद्रीय स्तर पर काम करते हैं, स्थानीय स्तर पर जनता के साथ उनका प्रत्यक्ष समन्वय नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो वे जनता से बेहतर समन्वय के लिए राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीकरण के पक्ष में आवाज उठाते हैं।
अब प्रश्न है कि आखिर जो क्षेत्रीय दल जो हैं वे राज्य स्वायत्तता के पक्ष में क्यों रहते हैं। तो चूंकि आप ऐसे भी समझते हैं कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, इनका आधार कहां तक होता है, इनका आधार एक क्षेत्र विशेष में इनका आधार होता है। ठीक है, एक जनता का एक छोटा वर्ग होता है। जैसे यहाँ पे लीजिए हिंदुस्तान अवाम मोर्चा का आप एग्जांपल लीजिए, या फिर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी का आप एग्जांपल लीजिए, इनका आधार एक सीमित वर्ग में है। ठीक है, अब जेडीयू का एग्जांपल लीजिए, इसका भी आधार एक सीमित वर्ग में है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कोई भी क्षेत्रीय दल का एग्जाम्पल लीजिएगा, एक क्षेत्र विशेष तक सीमित होते हैं, जनता के खास वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। तो स्वाभाविक है कि क्षेत्र विशेष की पॉलिटिक्स करेंगे तो वहां पर ये स्वायत्तता की मांग करेंगे। अगर जनता दल यूनाइटेड बिहार में सत्तारूढ़ है तो ये चाहेगी कि केंद्र हमारे काम में कोई इंटरफेयर ना करे और केंद्र के इंटरफेयर के बगैर हम पूरी तरीके से शासन व्यवस्था का संचालन करें। यही अगर आरजेडी भी शासन में आए तो वो भी यही चाहेगी, यूपी में समाजवादी पार्टी भी यही चाहेगी और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस भी यही चाहेगी। यानी कि जिस किसी भी राज्य में क्षेत्रीय दल की सरकार होगी वे क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग उठाते हैं। कर्नाटक में आपने देखा होगा कि जब 2018-19 में इलेक्शन हो रहे थे, 18 में संभवतः, तो कर्नाटक सरकार के द्वारा वहां पर एक इंडिपेंडेंट झंडा को लाया गया था और राज्य स्वायत्तता को काफी मुखर आवाज दी गई थी। तो ये सारे राज्य स्वायत्तता के पक्ष में पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है स्थानीय मुद्दे के साथ संबद्धता। ठीक है, दूसरा जमीनी स्तर पर नीति तीव्र निर्णय निर्माण प्रक्रिया। तीसरा जनसंख्या के अनुसार संसाधनों का बेहतर प्रयोग। चौथा राष्ट्रीय दल बनने की महत्वाकांक्षा। पांचवा क्षेत्रीय राजनीति। इन सारे जो पॉइंट है उसके आधार पर कह सकते हैं कि क्षेत्रीय दल जो हैं वे राज्य स्वायत्तता के पक्ष में मांग को उठाते हैं। और इसके बाद फिर आपको कंक्लूड करना है कि निष्कर्षता क्या लिखेंगे, सुन लीजिए। इसको आप लोग थोड़ा सा एक दो तीन सेंटेंस में डिफाइन करेंगे। फिर निष्कर्ष आप लोग लिखेंगे कि निष्कर्षता स्पष्ट है या उपर्युक्त बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट होता है कि एक तरफ जहां क्षेत्रीय राजनीतिक दल राज्य स्वायत्तता के मुद्दे को उठाते हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय राजनीतिक दल या राष्ट्रीय राजनीतिक दल होते हैं, वे केंद्रीकरण के पक्ष में अपनी मुद्दों को रखते हैं और वे चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियों का केंद्रीकरण हो और हमारे जनता तक हमारी प्रत्यक्ष पहुंच हो। उन राज्यों में भी जहां पर विपक्षी दलों का शासन है वहां पर जनता से प्रत्यक्ष समन्वय बनाने में सहूलियत प्रदान की हो सके। लेकिन क्षेत्रीय दल जो हैं वो राज्य स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए, लेकिन एक सीमा तक जहां तक कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता बरकरार रहे। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आज के टेस्ट का डिस्कशन यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। आज का जो टेस्ट था वह क्या था, जीएस पेपर 2 सेक्शन 1 टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन था। टेस्ट नंबर 1 भी जो है वह भी पॉलिटी का हुआ है, उसका डिस्कशन यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप लोग देख लेंगे। नहीं देखे होंगे तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमने पिछले टेस्ट में भी पूछा था और यह भी टेस्ट था, इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पीवाईक्यू का हमने डिस्कस किया। कारण हमने बताया कि पीवाईक्यू के माध्यम से टेस्ट में उनकी लिखने की प्रैक्टिस किस प्रकार के, इसे हम लोग जज करते हैं और डेली आंसर राइटिंग के आधार पर नए नए प्रश्नों के आंसर राइटिंग करवाते हैं। तो दोनों जो सेक्शन होते हैं करेंट एरियाज और पुराने प्रीवियस, ये सारे कंप्लीट होते जाते हैं। तो दोस्तों आज बस हम लोग वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से आप लोग अवश्य जुड़ें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।